नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घोस्ट वर्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो बेहद डरावनी और धमाकेदार कहानियां लेकर आया हूँ। आज की हमारी पहली कहानी है बिना सर का भूत। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो उनके दादाजी के साथ घटित हुई थी। ये कहानी मऊ जिले के रहने वाले राजेश यादव के दादा श्री श्यामधर यादव की है। बात यही कोई 60 साल पुरानी होगी, लेकिन एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। बात कोई सन 1960 के आसपास की है। उस समय हमारे देश को आज़ाद हुए करीब 12 या 13 साल हुए होंगे। उस समय देश में सभी जगह कानून और प्रशासनिक व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, खास तौर से गाँवों में। गांव या जंगल के आसपास के इलाकों में पुलिस प्रशासन नहीं थी। उस समय अपराध करना और बच जाना बहुत आम बात होता था अपराधियों के लिए। हुआ यूँ था कि दादाजी बताते हैं कि उनके गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, जो बहुत ही ज़्यादा घना भी था। कुछ दिन पहले, यही करीब 4 महीने पहले, उस जंगल से एक व्यापारी घोड़े से दूसरे गांव जा रहा था कि जंगल में कुछ डाकू पहले से ही वहां घात लगाए बैठे थे। जैसे ही व्यापारी वहां से निकलता है, वो डाकू उसे घेर लेते हैं और उसे लूट कर उसकी गर्दन काट देते हैं। उसके बाद ही रोज रात में जंगल में भयंकर आवाज़ें चीखने की आने लगी, और वो आवाज़ें इतनी तेज होती और रात के सन्नाटे को चीरते हुए काफ़ी दूर तक साफ सुनाई देती थी। सारे गांव वाले काफ़ी डर जाते थे। मेरे दादाजी की उम्र उस समय करीब 20 वर्ष रही होगी। पहले क्या होता था, बहुत ही कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी। मेरे दादाजी की शादी भी जब वो 18 साल के थे तो कर दी गई थी। मेरे दादाजी के पिताजी बहुत बड़े ज़मींदार थे, तो उनकी काफ़ी सारी ज़मीनें हुआ करती थी। जंगल की सीमा तक उनके खेत हुआ करते थे। मेरे दादाजी काफ़ी निडर स्वभाव के थे। खेतों का सारा काम दादाजी अपने कंधों पर उठा रखे थे। उस समय ऐसा होता था कि हमारे दादाजी के पास ज़मीनें काफ़ी थी और उन पर वो खेती करवाते थे। गांव के सभी मजदूर खेती करते थे। रोज की तरह उस दिन भी दादाजी खेतों में फसल कटवा रहे थे। जो भाई किसान होंगे, उन्हें मालूम होगा कि फसलें रात को थ्रेशरिंग की जाती है फसलों की, क्योंकि दिन में उससे काफ़ी ज़्यादा धूल और कचरा निकलता है, जो इंसानों के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसलिए रात में फसलों की कटाई की जाती है। शाम 6 बजे होंगे और दादाजी ने करीब 10 या 12 मजदूर लेकर फसलों की कटाई करने में लग गए थे। करीब 4 घंटे बीत चुके थे कटाई होते। दादाजी ने मजदूरों से कहा, 1 घंटे और कटाई कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं और 1 घंटे आराम करके दोबारा कटाई स्टार्ट करेंगे। मजदूरों ने सहमति जताई। करीब 1 घंटे मशीन चलने के बाद कटाई रोक दी गई। सभी मजदूर इकट्ठा हुए। दादाजी ने देखा कि हमारे पास तो पानी ख़त्म हो गया है। दादाजी ने एक मजदूर को जंगल के पास के एक कुएं से पानी लाने को कहा। पहले तो उस मजदूर ने वहां जाने से मना कर दिया। फिर दादाजी ने एक और मजदूर को उसके साथ भेजा, तब जाकर वो पानी लाने को तैयार हुआ। वो दोनों मजदूर कुएं से पानी लेने चले जाते हैं। वो जैसे ही कुएं से पानी भर लेते हैं और वापस आने को तैयार होते हैं, तो जंगल के अंदर से उन्हें कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है। वो लालच में आ जाते हैं। पहले तो वो जंगल के अंदर जाने से डर रहे थे, फिर वो जंगल के अंदर लालच के कारण जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वो जंगल में अंदर जाते हैं, वो देखते हैं
कि वो चीज़ वहाँ से अचानक ही गायब हो जाती है। अब वो हिम्मत करके और आगे जाने की सोचते हैं। फिर वो और आगे जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं तो उन्होंने अचानक एक चीखने की बहुत तेज आवाज़ सुनी, जिसकी आवाज़ से पूरा जंगल दहल जाता है। फिर एक अजीब सा सन्नाटा पूरे जंगल में फैल जाता है। वो डर जाते हैं और वापस आने लगते हैं, लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और भटकने लगते हैं। तभी उन्हें घोड़े के टापों की आवाज़ आती है। धीरे धीरे वो आवाज़ उनके काफ़ी करीब आ जाती है। वो क्या देखते हैं, घोड़े पर एक सरकटा भूत था, जिसके हाथ में एक तलवार थी और वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये देख दोनों के पसीने छूट जाते हैं। दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं। वो घोड़ा पहले एक मजदूर के पीछे जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो भूत उसका सिर काट देता है। उसके बाद दूसरे मजदूर के पास से वो घोड़ा पहुंचता है। जैसे ही वो घोड़ा पास पहुंचता है और वो भूत उस पर तलवार चलाता है, तो वो मजदूर बहुत जोर से चीखता है। उसकी चीख से सारा जंगल दहल उठता है और वो चीखें मेरे दादाजी और बाहर के जो मजदूर थे उन्होंने भी सुनी। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जंगल में जाकर देख सके कि वहाँ क्या हुआ होगा। वे सब वहाँ से भाग जाते हैं अपने अपने घर। फिर जब सुबह होती है तो दादाजी सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उसके बाद सारे गांव वालों के साथ उस जंगल की तरफ दादाजी जाते हैं। जब वो लोग जंगल में काफ़ी अंदर जाते हैं तो उन्हें बिना सर की दो अलग अलग जगहों पर लाशें मिलती हैं। कहते हैं वो भूत सिर काट कर अपने साथ ले जाता था। गांव वाले उन मजदूरों की लाशों को अपने साथ ले आते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस घटना के बाद दादाजी कभी रात में खेतों में काम करने के बारे में नहीं सोचे। लोग कहते हैं वो भूत आज भी वहाँ के जंगलों में रहता है और जब भी कोई वहाँ जाता है तो वो उसे गला काट कर मार देता है और सिर अपने पास रख लेता है। तो दोस्तों, ये एकदम सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। ये जो दूसरी कहानी है ये हमें एक मैसेज भी देती है और वो मैसेज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी दूसरी कहानी है उसका नाम है दहेज वाली चुड़ैल। मध्य प्रदेश में सिंगरौली के पास से हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये कहानी भेजी है। उनका नाम मदन है। दोस्तों, इंसान से ज़्यादा लालची शायद ही कोई दूसरा इस धरती पर होगा। इंसान अपने लालच के नशे में चूर होकर बड़े से बड़ा अपराध करने से भी नहीं डरता। आज की ये कहानी यही दर्शाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली के पास एक छोटे से गांव की है। बात करीब 3 साल पहले की है। गांव में एक परिवार रहता था जो कि मिडिल क्लास था। उस परिवार में जो मुखिया थे उनका नाम था रमाकांत मिश्रा, जो कि उसी गांव के एक प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक पद से रिटायर हुए थे। उनके घर में उनकी पत्नी मिश्री देवी व 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा अजीत इंजीनियर था और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, वो कॉलेज में था। बहन अभी छोटी थी, उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। बड़े बड़े घरों से अजीत के लिए रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए, लेकिन कहीं भी बात बन नहीं पा रही थी। फिर एक दिन अचानक एक दूसरे जिले से अजीत के लिए एक शादी का रिश्ता आया। लड़की थोड़े गरीब परिवार की थी। रिश्ता तय हो रहा था। लड़के वालों ने पहले कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपनी बेटी को विदा कर दो। लड़की वाले काफ़ी खुश थे। शादी तय हो गई। फिर 2 महीने बाद दोनों की शादी तय हो गई। लड़की का नाम काजल था और वो बहुत ही ज़्यादा सुशील और संस्कारी थी।
हर लड़की की तरह काजल को भी अपनी शादी से काफ़ी उम्मीदें थीं। शादी का दिन आया। बारात लड़की के घर पहुंचती है। दूल्हा मंडप पर बैठा था। शादी की रस्में शुरू कर दी गई। जैसे ही फेरे के लिए पंडित ने बोला, लड़के के बाप ने कहा, रुको, ये शादी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये तो कोई फिल्मी सीन है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ इवेंट से ही इंस्पायर होकर फिल्मों के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं वो फिल्में बनाते हैं। तो दोस्तों, काजल के पापा हाथ जोड़कर अजीत के पापा से विनती करते हैं, ऐसा ना करें। बहुत विवाद होता है, झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। लफड़ा बढ़ते देख गांव वालों ने अजीत के पापा को समझाया। जब इतने सारे लोगों का दबाव पड़ता है तो वो कबूल कर लेते हैं कि उनसे गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। काजल को उनके घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। शादी हो जाती है, काजल अपने ससुराल आ जाती है। 1 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। काजल काफ़ी खुश होती है, उसे लगता है कि उसे बहुत ही अच्छा परिवार मिल गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे काजल की सास मिश्री देवी और ससुर काजल को सताने लगते हैं। अजीत का भी कोई खास रिएक्शन नहीं होता है। अजीत भी उन्हीं का साथ देता था। बात बात पर ताने मारना कि अपने यहाँ से तो कुछ लेकर नहीं आई और यहाँ पर राज करने आई है, फला तरह की बातें उसे सुनाते थे। और घर के साथ साथ खेतों के भी सारे काम काजल से करवाते थे। उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे। यही नहीं, 8-8, 9-9 दिन तक तो उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं देते थे। उसे रोज जानवरों की तरह पीटते भी थे। काजल की हालत काफ़ी नाजुक होती जा रही थी। एक दिन काम करते करते काजल बेहोश हो जाती है। वो सारे डर जाते हैं। वो काजल को पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये बच नहीं पाएगी, फिर भी इसका इलाज करवाओ, हो सकता है ऊपर वाला बचा ले। अजीत के माँ बाप बहुत लालची थे। उन्होंने इलाज करवाने से मना कर दिया। बोला, हम उसे शहर के बड़े अस्पताल में एडमिट करवाएंगे। ये बोलकर वो काजल को घर ले आए। अब तो मानो उनके क्रूरता की सारी हदें ही पार हो गई। चूल्हे पर रखा गर्म दूध उसकी सास ने काजल के ऊपर डाल दिया। काजल पूरी तरह से जल गई। उसकी हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, काजल सिर्फ 10% ही जिंदा थी। उसके बाद घर वाले उसे पास के शमशान ले जाते हैं ताकि उसे जला सके और केस होने से बच सके। रातों रात वो उसे शमशान ले गए और शमशान पहुंचकर उन्होंने जैसे ही गेट पर उसको रखा, वो वहीं पर दम तोड़ देती है। घर वाले उसे जल्दी से ले जाकर जला देते हैं। ठीक तरह से उस बेचारी का क्रियाक्रम भी नहीं हो पाता। और कहते हैं दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों से अगर क्रियाक्रम ना हो तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव वाले बताते हैं कि उस दिन के बाद से उस लड़की की आत्मा वहां भटकने लगती है। शमशान के गेट पर रात को वहां पर एक पत्थर पे वो बैठी रोती देखी जा सकती थी। कई गांव वालों ने ये क्लेम किया कि वो लड़की वहां रात में बैठकर रोती है। और ये सारी घटनाओं से गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं। वो इस कदर डर जाते हैं कि अगर गांव में कोई मर भी जाए रात में तो उसका क्रियाक्रम अगले दिन ही होता था। रात में शमशान में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। अगले ही दिन क्रियाक्रम हो पाता था। शमशान गांव के रास्ते में ही पड़ता था तो लोगों का आना जाना उसी रास्ते से होता था। एक दिन ये जो सब्सक्राइबर है मदन, जिन्होंने ये कहानी भेजी है, उन्हें उसी गांव में कुछ काम होता है तो वो रात में कुछ काम से उस गांव में जाते हैं अपनी बाइक से। शमशान वाले रास्ते पर वो गांव पड़ता था तो उसी रास्ते से होते हुए मदन आ रहे थे।
और उस समय उन्हें मालूम नहीं था कि उस रास्ते पर खतरा है। वो जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ एहसास होता है। वो क्या देखते हैं, कुछ आगे आने पर शमशान के गेट के पास एक लड़की बैठी है और वो रो रही है। वो लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। कोई जवाब न मिलने पर उसने हिम्मत की और एक बार फिर से पूछा, तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। उसके इतने सवाल सुनते ही उसने जैसे अपना चेहरा ऊपर उठाया, मदन के जैसे होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक जला हुआ चेहरा और बड़ी बड़ी खून से लाल सनी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल। वो चेहरा किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता था। वो मदन से कहती है, मेरा क्या कसूर था। इतना बोलकर वो मदन का हाथ पकड़ लेती है। मदन जैसे कुल्फी की तरह वहीं जम गया। फिर मदन ने हिम्मत करके पूछा, आपके साथ क्या हुआ था। फिर उसने गुस्से से कहा, नफरत है मुझे इंसानों से। ये इंसान लालची कहेंगे, इनकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। फिर वो मदन को जोर से धक्का देती है। इतने में मदन काफी दूर जाकर गिरता है। उसे चोटें भी आती हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं। तभी जैसे साक्षात भगवान उसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। मेरा मतलब है, मदन देखता है पुलिस के 2 जवान बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। मदन कसकर चिल्लाता है, बचाओ, और वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। पुलिस वाले उसके पास आ जाते हैं, पूछते हैं, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। मदन ने सारी बात बताई उन्हें। पुलिस वाले उसकी बात नहीं मान रहे थे, उन्हें लगा मदन नशे में है। फिर मदन ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सड़क के किनारे उन झाड़ियों में मेरे साथ छुप जाइए, थोड़ी देर रुकिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। उन लोगों ने कहा, ठीक है। वो झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। यही करीब आधे घंटे बीते होंगे कि अचानक से वहां कुछ हरकत उन्हें दिखाई देती है। गेट के पास पत्थर पर उन्हें कोई बैठा दिखाई देता है। पुलिस वाले सोचते हैं गांव का कोई इंसान होगा जो थक कर वहां बैठ गया होगा। तो मदन ने कहा, आप में से कोई वहां जाकर देख ले, आपको यकीन हो जाएगा। फिर एक पुलिस वाला जाता है। उस लड़की के पास पहुंचकर सेम वही क्वेश्चन जो मदन ने पूछे थे, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आप रो क्यों रहे हो। जैसे ही काजल यानी कि वो जो चुड़ैल थी, उसने उस पुलिस वाले की तरफ देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो वहां से उल्टे पैर भागने लगता है। काजल उसे पकड़कर हवा में उछाल देती है। वह बड़ी जोर से लुढ़कते हुए गिरता है। उसके हाथ की दोनों कोहनी छिल जाती है और उसे काफी चोट आ जाती है। ये देखकर दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है। मदन भी जाता है और अपनी बाइक उठाकर बिना कुछ कहे पुलिस वालों से वो वहां से चुपचाप निकल जाता है और वो चुड़ैल गायब हो जाती है। कहते हैं तब से पुलिस प्रशासन ने उस शमशान गेट के पास शाम को 6 बजे जाना वर्जित है ऐसा साइन बोर्ड लगा दिया। और गांव वालों का मानना है कि आज भी उस जगह पर काजल की आत्मा भटकती है। रात तो छोड़िए, दिन में भी वहां जाने से लोग डरने लगे हैं। और अगर कोई मर जाए ऐसे टाइम पे तो उसका अंतिम संस्कार दिन के दिन ही होता है। रात में उस जगह जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की दोनों कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर आज का वीडियो, आज की कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो और ये कहानियाँ आपको कैसी लगी। अगर आपके पास आप बीती कोई कहानी है या आपके दोस्तों के साथ या आपके प्रियजनों के साथ ऐसी कोई कहानी है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ में अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कॉन्टेक्ट नंबर और फेसबुक आईडी दोनों मेंशन कर दूंगा। आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए।
और फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, क्योंकि डरना सबके लिए ज़रूरी है और सबका हक भी है। तो दोस्तों, इंतज़ार करिए मेरे दूसरे वीडियो का। मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और डरते रहिए।